अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और दिलचस्प भी। खबरें ज़्यादातर हैं आज अडियाला जेल से, जहां पर इमरान खान साहब ने बड़ी अहम गुफ्तगू की है, मुख्तलिफ मामलात के हवाले से राय दी है और इसके साथ साथ आज उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त और अहम मुलाकात हुई है उनके अपने ही टाइगर शेर अफजल मरवत साहब से, जिसके बाद शेर अफजल मरवत साहब की हो गई है पीटीआई में वापसी और उनको मिल गया है एक बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क भी। किसने ये सारे मामलात सेटल कराए हैं, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे जनाब के हफीजुल्लाह न्याजी साहब भी एक स्टेटमेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा इस वक्त तनकीद की जद में है, उसके हवाले से भी बात करेंगे और कुछ अदालती मामलात का भी तज़किरा होगा इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले आपको बताएं कि जी इमरान खान साहब ने क्या गुफ्तगू की है। इमरान खान साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। एक तो उन्होंने काजी फायज ईसा साहब के हवाले से सीधी सीधी बात की है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को ये जेब नहीं देता था कि एक ज़ेर समात मुकदमे के हवाले से रिमार्क्स दें और ये जज को बिल्कुल इन्फ्लुएंस करने के मुतरादिफ है। ये बात बेसिकली वो इस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे थे कि अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से 190 मिलियन पाउंड केस जो इस वक्त ज़ेर समात भी है, उसके हवाले से चीफ जस्टिस ने कुछ दिन पहले जो रिमार्क्स दिए थे, जिसमें तकरीबन उन्होंने फैसला ही सुना दिया था और गिल्टी करार दे दिया था इमरान खान साहब और उनके कैबिनेट मेंबर्स को। तो यहाँ पर जो इमरान खान साहब ने इस मामले के ऊपर रद्दमल दिया है, उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, हम बार बार कह रहे हैं कि हमें उन पर एतमाद नहीं है। वो मुसलसल अपने फैसलों से न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के आइन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अदलिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि उनका आप ओवरऑल कंडक्ट देखें तो वो मुस्तकिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट फैसले कर रहे हैं। अभी उन्होंने 3 विकटें हमारी गिरा दी हैं और 3 जो हमारी सीटें हैं वो उठाकर नून लीग की झोली में डाल दी हैं और इसी तरह उनके जो दीगर भी आप फैसले देख लें तो अब ये कोई ढकी छुपी बात ही नहीं रह गई। तो इमरान खान साहब ने आज काजी साहब के हवाले से बड़ा कैटेगोरिकल बयान दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है ये सब एक्सटेंशन के लिए हो रहा है। ये जो सीटों की बंदर बांट भी हो रही है उसकी भी वजह यही है कि 2/3 मेजॉरिटी पूरी हो जाए और काजी साहब को एक्सटेंशन मिल जाए ताकि उसके बाद जो इलेक्शन की धांधली है उसको कोई टच ना कर सके और इमरान खान साहब के जो मुख्तलिफ मुकदमात हैं उसके हवाले से भी उनको रिलीफ ना मिल सके। तो इमरान खान साहब इस बात के हवाले से आज काफ़ी बिल्कुल उन्होंने क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि ये सब कुछ काजी साहब की एक्सटेंशन के लिए हो रहा है और काजी साहब को उन्होंने चार्जशीट कर दिया है। इसके बाद उन्होंने जो जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के ऊपर ज़ाहिर फिर से उनसे बात हुई तो उन्होंने इस पर फिर वही बात कही कि उनको कोई घबराहट, कोई खौफ, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के ऊपर। और उन्होंने कहा है कि हमने तो कहा है कि ठीक है, खैर मकदम हम करते हैं और अगर 9 मई से कोई इस मामले से जुड़ा हुआ है तो फिर तो मैं तो पहले ही से ये डिमांड कर रहा हूँ कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इसकी इंक्वायरी की जाए। तो अच्छा है, अब तो जनरल फैज़ हमीद का भी अगर इसमें नाम आ रहा है तो फिर आप बनाएं जुडिशल कमीशन और करें इसकी इंक्वायरी, पता लग जाएगा कि कौन इसमें किस हद तक मुलव्विस था। तो इमरान खान साहब ने इस हवाले से एक दफ़ा फिर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया, जो कि वो पिछले कई अरसे से मुतालबा करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से इसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। बल्कि अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोशिश भी की तो वहाँ पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर माजरत कर ली थी और जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जा सका। तो अब ये मामला जो है इमरान खान साहब इसके ऊपर अपना बार बार वही मौक़िफ़ दोहरा रहे हैं कि CCTV फुटेज भी नहीं मंगवाई गई। उन्होंने कहा है कि अगर कोई हल करना चाहे तो 1 घंटे में ये 9 मई का सारा मामला हल हो सकता है। आप CCTV फुटेज मंगवाएं और देख लें कि कौन किसमें कैसे मुलव्विस था, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जानबूझकर उस CCTV फुटेज को गायब किया गया। तो ये इमरान खान साहब का 9 मई के हवाले से बड़ा क्लियर मौक़िफ़ जो है वो सामने आ गया। इसके बाद उनसे ये सवाल किया गया कि जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल है उनको गिरफ्तार किया गया या कुछ अमले में तब्दीलियाँ की गई हैं, तो इससे ये तासुर मिल रहा है कि आपको कोई फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जा रही थी और इसी वजह से आपके इंटरनेशनल जरीदों में आर्टिकल छप रहे थे, इंटरव्यूज़ छप रहे थे। तो इमरान खान साहब इस पर काफ़ी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मुझे किसी भी आर्टिकल छपवाने के लिए किसी की कोई सहूलतकारी की ज़रूरत नहीं है, मैं तो आज भी करवा सकता हूँ, 1 घंटे में आर्टिकल छपवा सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि जी जो पुराने सुपरिटेंडेंट थे उनकी तरफ से कोई फ़ोन प्रोवाइड किया जाता था इमरान खान साहब को, जिससे वो जुल्फ़ी बुखारी से बात करते थे और फिर जुल्फ़ी बुखारी के थ्रू इंटरनेशनली जो चीज़ें हुई आपने देखा, जिस तरह से आवाज़ उठाई गई, तो वो उनको इस तरह से गाइड कर रहे थे इमरान खान साहब और उनके दरमियान बराह रास्त
एक राब्ता था टेलीफोन के जरिए। तो इस पर भी इमरान खान साहब हंसे कि मोबाइल फ़ोन तो काम ही नहीं कर सकता जैमर्स की वजह से अडयाला जेल में, तो ये फ़ोन कैसे वो मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि मुझे जुल्फ़ी बुखारी से बात करने के लिए किसी फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, मैं वकला के ज़रिए अपना पैगाम उन तक पहुँचा देता हूँ और उनका पैगाम मुझ तक पहुँच जाता है। इसी तरह से मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ भी इसी तरीके से हुए हैं कि किसी भी सहाफ़ी ने उनकी टीम में से किसी से अगर राब्ता किया है, उन्हें सवालात दे दिए हैं, वो उन्होंने उनसे ऑरली पूछ लिए हैं, जो जवाब इमरान खान साहब ने दिए हैं वो उन्होंने उनको बता दिए हैं और उसको इंटरव्यू को छपवा दिया गया है। तो इसलिए ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है जिसको समझने के लिए पूरे नेटवर्क्स पकड़े जा रहे हैं या पता कराया जा रहा है कि कौन कैसे इसमें मुलविस है। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने इसको काफ़ी लाइटली आंसर किया। उसके बाद उन्होंने ये भी बात की है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको मेरा पैगाम है कि आप मुल्क को पीछे लेके जा रहे हैं, ये जो सोशल मीडिया बंद किया है ये अवाम की आवाज़ है, और जब आप जमहूरियत में इलेक्शंस के साथ फ्रॉड करते हैं तो ना सिर्फ आप जमहूरियत को पीछे कर देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि आप मुल्क को भी नुकसान पहुंचाते हैं, आइन और क़ानून को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये बहुत तकलीफ देह अमर है और आपने बेसिकली सीधा सीधा अवाम के साथ जो है वो जुल्म किया हुआ है। इसके बाद इमरान खान साहब ने ये जो सारी चीज़ें थी इसके ऊपर अपने क्लियर स्टेटमेंट दिए और फिर उनके से बात हुई शेर अफजल मरवत से मुतल्लिक। तो उन्होंने कहा कि अब वो शेर अफजल मरवत से मिलने के लिए तैयार हैं, अगर शेर अफजल मरवत आएंगे तो वो उनसे ज़रूर मिलेंगे। लेकिन मैं आपको याद दिला दूँ कि पिछली दफ़ा जब शेर अफजल मरवत से मुतल्लिक सवाल हुआ तो इमरान खान साहब ने कहा था कि उस पर वो कॉमेंट नहीं करना चाहते और एक दो दफ़ा सवाल होने के बावजूद भी उन्होंने इसको अवॉइड किया था। लेकिन आज जब इस मुतालिक सवाल हुआ, उन्हें बताया गया कि शेर अफजल मरवत साहब भी आए हुए हैं, वो आपसे मुलाकात भी करना चाहते हैं, तो क्या आप उनसे मिलेंगे? तो खान साहब ने इस पर पॉजिटिव जेस्चर दिया। उसकी वजह यही है कि पीछे बैकग्राउंड एक तैयार हो चुका था और उसके बाद ही शेर अफजल मरवत साहब की मुलाकात हो पाई है। तो ये जी इमरान खान साहब की आज इम्पॉर्टेंट बातें थी और ये उन्होंने अडयाला जेल में गुफ्तगू की। दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत साहब से फिर उनकी मुलाकात हुई है। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो आज बैरिस्टर गौहर के साथ मुलाकात के लिए गए और बेसिकली बैरिस्टर गौहर ने बहुत अहम किरदार अदा किया शेर अफजल मरवत साहब की वापसी के हवाले से। जब ये खबरें भी आई थी, नोटिफिकेशन भी आया था, उस वक्त भी बड़ा वाज़ेह उन्होंने कहा था कि मेरी कोई इसमें राय शामिल नहीं है, मुझे किसी ने एतमाद में नहीं लिया, ना मेरी इजाज़त से ये हुआ है। और उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि शेर अफजल मरवत कहीं नहीं जा रहे और वो हमारे साथ ही हैं और मैं खुद इमरान खान साहब से इस सिलसिले में बात करूँगा। तो वाकई ही उन्होंने इस सिलसिले में इमरान खान साहब से बात भी की, एक पूरा ग्राउंड भी तैयार किया और फिर उनकी शेर अफजल मरवत साहब से मुलाकात भी करवाई। और आज जो उनकी मुलाकात हुई है, शेर अफजल मरवत साहब ने इस मुलाकात के बाद आके मीडिया को बताया कि मैंने इमरान खान साहब से जाकर हाथ मिलाया तो इमरान खान ने मुझे गले लगा लिया और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि यार तुम आते ही नहीं मिलने। तो फिर उन्होंने कहा, बताया कि भाई मैं तो आता रहा हूँ लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। बहरहाल फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने उनको भी समझाया कि जो पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं उसके हवाले से बार बार मीडिया पर बात करना मुनासिब नहीं है, इससे मीडिया वालों को भी बात बढ़ाने का मौका मिलता है, आपस के इख्तलाफात ज़्यादा तवील हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस पर उन्होंने दोबारा से उन्हें इंटीमेट किया है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब से जो शेर अफजल मरवत का शिकवा था कि आपने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुने बगैर ही मेरे बारे में अगर कुछ सोच लिया तो ये दुरुस्त नहीं था, तो उन्होंने भी अपनी बात की। तो इस तरह ये दोनों ने अपनी अपनी जो चीज़ें थी सामने रखी। लेकिन ज़ाहिर है शेर अफजल मरवत साहब को इमरान खान साहब ने समझाया तो है, अब वो समझे हैं या नहीं ये एक अलग सवाल है, क्योंकि वो कह तो रहे हैं बाहर मीडिया में आकर के जी मैं अब बिल्कुल पार्टी की क़यादत के खिलाफ कोई बयान नहीं दूंगा और बाकी भी जो लोग हैं पार्टी मेंबर्स हैं उनसे भी मेरे अब कोई शिकवे नहीं हैं और मैं अब कोई मीडिया पे ऐसा स्टेटमेंट नहीं दूंगा। लेकिन ऐसी बातें वो पहले भी कर चुके हैं, इसके बावजूद भी वो स्टेटमेंट कोई ना कोई दे ही देते थे। तो क्या अब इस दफ़ा वो कारबंद रहेंगे इस बयान पर या नहीं, मजबूती के साथ ये देखना होगा, क्योंकि बज़ाहिर जो उनका मिजाज है उसमें मोहतात नाम के लफ्ज़ की कोई या एहतियात नाम के लफ्ज़ की कोई गुंजाइश है नहीं। तो इसलिए शेर अफजल मरवत साहब दोबारा से क्या कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, मुझे ज़रा इस पर एतबार कम ही है। बाकी देखते हैं कि वो वाकई इस पर कारबंद रहते हैं नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि जो उन्हें एक थोड़ा सा डिसोन किया गया या एक थोड़ी सी पनिशमेंट कह लें वो मिली है, तो यकीनी तौर पर इस चीज़ ने उनको थोड़ा सा रियलाइज़ कराया होगा कि हर शख्स की पार्टी में अपनी अहमियत है, बातचीत है और जिस तरीके से भी जो गिले शिकवे हैं उसका तरीका क्या है, डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि इस टफ टाइम में थोड़ा उन्होंने इस चीज़ को समझा भी होगा, रियलाइज़ भी किया होगा। बाकी असर उसका होता है या नहीं ये अब हम देखेंगे। लेकिन जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने कहा है कि जी
इमरान खान साहब ने जो एहतजाज के हवाले से टास्क है उन्हें दिया है और ख़ास तौर पर 22 अगस्त का जलसा जो अनाउंस किया है अब PTI ने, उसके हवाले से अब एहतजाज की हिकमत अमली शेर अफजल मरवत साहब तरतीब दे रहे हैं और उसको ना सिर्फ ये कि 22 अगस्त बल्कि ऑनवर्ड्स भी वो कहते हैं कि वो एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। तो शेर अफजल मरवत साहब जी अब फुल बूम के साथ वापस आ चुके हैं PTI में और बड़ा उन्होंने आज आड़े हाथों लिया मीडिया को भी कि जी बड़ा मीडिया भी शोर मचा रहा था कि शेर अफजल मरवत को निकाल दिया तो वो निकाल दिया। अब वो अपना जो पेट उनका वर्ड है कि बढ़ गया तो उन्होंने कहा ये पड़ा हुआ है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, गलत फहमियों से चुगलियों से मेरी और ख़ान की मोहब्बत को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। तो वो फिर इस तरह के डायलॉग्स वगैरह भी उन्होंने कहे और आज काफ़ी अब वो खुश और मुतमिन नज़र आ रहे थे और बज़ाहिर लग रहा है कि अब वो दोबारा PTI में मुतहरिक किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं और उनका कहना है कि वो मिलते भी रहेंगे। तो ये जी शेर अफजल मरवत साहब की सारी गुफ्तगू थी और मेरा ख्याल है शेर अफजल मरवत साहब को थैंकफुल होना चाहिए बैरिस्टर गौहर का, जिन्होंने इसमें अहम किरदार अदा किया। बाकी अब एक बात ज़रूर है कि 22 अगस्त का जो जलसा है ओवरऑल हम देख रहे हैं कि उसके ऊपर हम नज़रें जम गई हैं। एक तो पहला जो जलसा था वो सवाबी में हुआ, अब जो ये जलसा है ये ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा की हदूद से बाहर होगा। इसमें फिर मुश्किलात भी होंगी, लोगों के पहुँचने में दिक्कत भी होगी, इस तरह से फ्री हैंड भी नहीं होगा। तो इसके बावजूद भी कितनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो पाते हैं या नहीं, और ये जलसा अगर इंतज़ामिया फिर से लाइसेंस मनसूख कर देती है इसका तो उस सूरत में क्या इजाज़तनामा मनसूख कर देती है तो क्या उस सूरत में जलसा होगा या नहीं, ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अब ये जलसा अहमियत इख्तियार कर गया। और अब इसमें एक और एडिशन जो है वो शेर अफजल मरवत की सूरत में हो गया है, क्योंकि मरवत साहब बहरहाल ये बात माननी पड़ेगी कि जब बाहर निकालते हैं आवाम को तो लोग उनके साथ काफ़ी बड़ी तादाद में निकलते हैं, क्राउड पुलर हैं वो और लोग उनको पसंद करते हैं। उनकी शख्सियत में लोगों को दिखता है कि वो एक दबंग अंदाज में और मलंग अंदाज में जो है वो गुफ्तगू भी करते हैं, तो लोग उन्हें पसंद करते हैं। अब उनके पीछे जाहिर है जो उनकी अपनी भी एक फ़ैन फॉलोइंग है वो भी होगी शामिल, तो उस सारे 22 अगस्त का जो जलसा है उसका जो माहौल है वो काफ़ी चार्ज्ड हो सकता है। लेकिन देखना ये होगा कि ये इस तरह से ही होता है या फिर यहाँ पर हमें कुछ माहौल मुख्तलिफ नज़र आएगा सवाबी से। ये जी अब उसी दिन पता चलेगा। बाकी अदालत के मामलात के हवाले से 2-3 खबरें आपके गोशगुजार कर देते हैं। एक तो अलीमा खान साहिबा ने बताया कि अगले वीक में अलकादे ट्रस्ट की भी आज जो समाअत हुई उससे लग रहा है कि अगले वीक में उसका फैसला आ जाएगा और वो यही कह रही हैं कि जैसे पहले फैसले आए हैं उसी तरह का ये भी फैसला होगा। अलबत्ता उनकी जो उम्मीदें हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हैं कि वहाँ पर इस ट्रायल को, इस जेल ट्रायल को रोकने की जो पिटिशन है उसके ऊपर कोई अमल दरामद हो जाए तो फिर उसको रोका जा सकता है। इसके अलावा एक और जो अहम मामला है वो ये कि 19 अगस्त को इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो केस है जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब खुद सुन रहे हैं, उस केस की समाअत रोकने के लिए भी सलमान अकरम राजा साहब ने आज एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर की है। उसकी वजह यह है कि हामिद खान साहब उस केस में वकील हैं और वो इस वक्त बैरून मुल्क हैं, तो 19 अगस्त उसका रखा गया था, लेकिन अब लग रहा है कि इसको थोड़ा सा शायद कुछ तारीखें और मिल जाएंगी। ये भी खबरें आ रही हैं कि काजी फायज ईसा पर अदम एतमाद के हवाले से मजीद कुछ दरख्वास्तें जो हैं वो PTI की तरफ से दायर की जा रही हैं। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें बेसिकली यही हैं कि काजी साहब अब जो हैं वो PTI के निशाने पर हैं, लेकिन काजी साहब फिर भी बज़िद रहते हैं उनके केसेस सुनने के लिए या अपने आप को अलग करेंगे, ये देखना होगा। फ़िलहाल तो उनसे उम्मीद नहीं है कि वो अपने आप को अलग करेंगे इन केसेस से। और जैसे शुरू में मैं बात कर रही थी कि एक्सटेंशन और उसके साथ जुड़ी हुई जो PTI की दीगर केसेस की दरख्वास्तें हैं उसके हवाले से भी यही बेसिकली एक नज़र आता है प्लान कि अगर काजी साहब रहेंगे अगले 2-3 साल चीफ जस्टिस, तो इमरान खान साहब के जो केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से डिसमिस भी हो रहे हैं उनके खिलाफ अपीलें सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी और वहाँ पर फिर काजी साहब अगर ख़ुद वो केसेस का फैसला करने के लिए बैठेंगे तो उनके साथ ऐसे जजेस भी मौजूद हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिला सकते हैं। तो उस सूरत में वो दरख्वास्तों के ऊपर फैसला हुकूमत के हक में आने और इमरान खान के खिलाफ आने का चांस है और फिर बेसिकली काजी साहब के जरिए ही इमरान खान साहब को पक्की वाली सजाएं सुना दी जाएंगी जिनके खिलाफ ना अपीलें हो सकें। तो ये सारी प्लानिंग बज़ाहिर जो है वो PMLN की तरफ से नज़र आती है, लेकिन दूसरी तरफ PTI की पूरी ये कोशिश है कि काजी साहब को एक्सटेंशन ना मिल सके और इस सिलसिले में उन्होंने बार बार ये कोशिश की है कि जो अदम एतमाद है वो भी किया जाए ताकि वो बैठे ही ना उनके केसेस में। लेकिन अब इस सारे सूरत हाल में
जो नजरें हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अपकमिंग चीफ जस्टिस के ऊपर आ जाती हैं। और ये भी कुछ लोगों ने अब खबरें दी हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ भी कोई रेफरेंस वगैरह फाइल करने की तैयारी की जा रही है, कोई उनके खिलाफ भी महाज खुलने जा रहा है। तो PMLN ये बहुत बड़ी गलती भी कर रही है और ये बहुत शर्मनाक हरकत भी है कि आप आने वाले चीफ जस्टिस को अभी से मुतनाज़ बनाकर उनके हवाले से पहले से ही ये केसेस वगैरह फाइल करके उनको मुतनाज़ बना रहे हैं ताकि उनकी जो चीफ जस्टिस बनने की राह है उसमें रुकावट डाली जा सके। तो इसका असर उल्टा ही होगा, बज़ाहिर तो ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि अदलिया के जो जजेस हैं वो इस बात पे बड़े क्लियर हैं और जो मखसूस नशिस्तों का फैसला था बेसिकली वो इसी बात का मजहर था कि अदलिया अब क्या सोच रही है और किधर खड़ी है। तो अब देखते हैं आखिर में जब आपका बुरा वक्त चल रहा होता है तो आप इसी तरह की गलतियां करते हैं, तो उन्हीं में शायद ये एक गलती होगी जो इस वक्त PMLN की हुकूमत अगर करती है तो होगी। बाकी एक जो गुफ्तगू है न्याजी साहब, हफीजुल्लाह न्याजी साहब की, वो काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें हफीजुल्लाह न्याजी साहब एक प्रोग्राम में मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब की जो तकर्री है वो अल्लाह ताला ने अपने हाथ से की है। नाउज़ुबिल्लाह मैं तो कहूँगी, क्योंकि ये बड़ा अजीब कॉन्ट्रोवर्शियल सा ही जुमला है वैसे कहने में। सबको मालूम है कि उनके साहबजादे हसन न्याजी इस वक्त मिलिट्री कस्टडी में हैं, मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल चल रहा है और वो कई दफ़ा आपदीदा भी हुए हैं, परेशान भी हुए हैं, उनकी मुलाकातें भी उस तरह से नहीं बीच में हो पाई, तो उस वजह से वो ज़ाहिर है एक बाप की हैसियत से बड़ी तकलीफ़ में हैं। अल्लाह उनकी तकलीफ़ दूर करे, उनके बेटे को रिहा करवाए जल्द। लेकिन जो इस वक्त उनका ये जुमला है, ये बड़ा सब इस पर बात भी कर रहे थे कि ये बेसिकली क्या इस्टेब्लिशमेंट को खुश करना चाहते हैं इसलिए इस तरह की बात की है उन्होंने, या वाक़तन जेन्युइनली वो समझते हैं कि आसिम मुनीर साहब कोई ख़ास रूहानी शख्सियत हैं जिनके ऊपर अल्लाह ने कोई ख़ास करम किया हुआ है। तो ये बहरहाल हमारे यहाँ एक वैसे जनरली अब मैं बात कर रही हूँ कि बड़ा ये एक ट्रेंड सा बन जाता है कि हम इस तरह के किसी की मदह सराई में या किसी की तारीफ़ में या उसकी आप क्या वो कहते होते हैं पाक दामनी बयान करते हुए बाज़ुकात बहुत आगे चले जाते हैं, बड़ा तजावुज़ कर लेते हैं। मेरा ख्याल है ये मुनासिब बात नहीं है। मुझे याद है और ये मकबूल जान साहब ने भी एक दफ़ा जनरल बाजवा साहब के हवाले से इसी किस्म की कोई स्टेटमेंट दिया था, तो उसके ऊपर भी इसी तरह बड़ी तनकीद हुई थी और उसके भी वो ख्वाब में कोई बशारत हुई और उसके बाद उनकी जो है वो तकर्री हुई थी और प्रॉफिट ने आके उनके ऊपर जो है वो कोई बशारत दी थी या इस टाइप की कोई उनकी गुफ्तगू थी। और इसी तरह से अब हफीजुल्लाह न्याजी साहब भी ये जो बात कर रहे हैं तो ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि जी अल्लाह ताला ने अपने हाथ से की है, क्योंकि ये इस तरह की बात मुनासिब बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये कहना भी चाह रहे हैं कि जी अल्लाह का कोई उन पर ख़ास करम है तो आप यही अल्फाज इस्तेमाल कर लें बजाय इसके कि आप ये मुतनाज़ बात करें जिससे ये तासुर मिल रहा है कि पता नहीं। अब मैं इस पर मज़ीद खैर करके कोई और नहीं बात करना चाहती कंट्रोवर्शियल, लेकिन एहतियात बरतनी चाहिए। ठीक है आप परेशान हैं, ठीक है उनका बेटा मिलिट्री कस्टडी में है, लेकिन तारीफ़ करने की या अगर जेन्युइनली भी आप इवन तारीफ़ कर रहे हैं तो तब भी उसके कई बेहतर अल्फाज हो सकते हैं बजाय इसके कि हम बड़ी बड़ी हस्तियों से लोगों को मिला दें या हम बड़े बड़े वाक़यात को जोड़ लें अपने छोटे छोटे दुनियावी मामलात के साथ। तो उससे बेहतर ये है कि हम इस तरह की चीज़ों में ना ही